नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पैसों का मनोविज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए बहुत स्मार्ट होना जरूरी है, ऊंची डिग्रियां होनी चाहिए, है ना? हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? हमारी आज की चर्चा का आधार है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और ये किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। अच्छा, कैसे? ये कहानियों के जरिए समझाती है कि पैसों के मामले में हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी भावनाएं, ये सब शायद हमारी अक्ल से ज्यादा मायने रखता है हमारी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। तो आज हम इन्हीं कहानियों और आइडियाज को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सा चौकीदार करोड़पति बन गया, जबकि एक बहुत ही काबिल पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव वो कंगाल हो गया। बिल्कुल, हम बात करेंगे व्यवहार की, किस्मत की, जोखिम की और एक बहुत ही जरूरी चीज, इनफ, यानी बस काफी है वाली फीलिंग की। हाँ, ये इनफ वाली बात दिलचस्प है। खैर, शुरुआत करते हैं उसी कहानी से जिसका आपने जिक्र किया, रोनाल्ड रीड। हाँ, रोनाल्ड रीड। वो एक चौकीदार थे, गैस स्टेशन पर भी काम करते थे, मतलब बिल्कुल आम आदमी। तो उन्होंने क्या किया, कोई लॉटरी जीती? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। बस अपनी छोटी मोटी बचत को सालों तक, दशकों तक समझदारी से इन्वेस्ट करते रहे ब्लू चिप स्टॉक्स में। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखा। और नतीजा? नतीजा ये कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास $8 मिलियन से ज्यादा की दौलत थी और उन्होंने वो सब दान कर दी। $8 मिलियन एक चौकीदार के पास? यकीन करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन सच है। अब इसकी तुलना कीजिए दूसरे लोगों से। एक टेक एग्जीक्यूटिव था, बड़ा कामयाब, वाईफाई टेक्नोलॉजी में बड़ा नाम था, करोड़ों कमाए उसने। फिर? लेकिन पैसे को लेकर उसका रवैया बड़ा अजीब था। मतलब सोने के सिक्के समंदर में फेंकना, नोटों की गड्डियां दिखाना, एकदम बचकाना, और अंत दिवालिया हो गया। अरे बाप रे, और भी उदाहरण है? हाँ, एक और है, रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से पढ़ा लिखा, मेरिल लिंच में बड़ा अफसर, बहुत कामयाब। तो उसके साथ क्या हुआ? उसने बहुत ज्यादा कर्ज लेकर एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया और जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ, सब चला गया, दिवालिया। तो यहाँ एक पैटर्न दिख रहा है। रोनाल्ड रीड कोई फाइनेंशियल जीनियस नहीं थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उनका व्यवहार सही था। बचत, धैर्य, लंबी सोच। और फुस्कोन या वो टेक एग्जीक्यूटिव बहुत स्मार्ट लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका व्यवहार? हाँ, उनका व्यवहार उन्हें ले डूबा। तो पहला सबक शायद यही है, पैसे की खेल में आप कितने बुद्धिमान हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। मतलब इमोशनल कंट्रोल, धैर्य, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल, ये एक सॉफ्ट स्किल है, कोई हार्ड साइंस नहीं। आप दुनिया के सबसे अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डर या लालच में बह गए तो सब बेकार है। और यहीं पे शायद वो इनफ वाली बात आती है, कब रुकना है ये जानना। हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है, लक्ष्य तक पहुंचकर उसे और आगे ना खिसकाना। एक कहानी है ना जोसेफ हेलर की, कैश 22 वाले लेखक। अरे हाँ, वो बढ़िया कहानी है। हेलर एक पार्टी में थे और किसी ने उन्हें बताया कि वहाँ एक हेज फंड मैनेजर भी है जिसने एक दिन में उतना कमा लिया जितना हेलर ने अपनी पूरी किताब कैच 22 से कमाया था। तो हेलर ने क्या कहा? उन्हें बुरा लगा होगा? नहीं, उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। क्या? इनफ, यानी बस, पर्याप्त है का एहसास। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। लेकिन आजकल तो सब और ज्यादा की दौड़ में लगे हैं। हाँ, और यही प्रॉब्लम है, सोशल कंपैरिजन। आप हमेशा किसी न किसी को देखेंगे जिसके पास आपसे ज्यादा है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। रजत गुप्ता को देखिए, मैकिन्सी के सीईओ थे। बर्नी मैडॉफ, इतने सफल, इतने अमीर, भी गलत काम किए। क्यों? शायद इसी और की चाहत में। शायद उनका इनफ कभी आया ही नहीं। या फिर LTCM वाला किस्सा याद है, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट। हाँ, वो हेज फंड जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। वही, वो लोग पहले से करोड़पति थे, जीनियस माने जाते थे, लेकिन उन्होंने और कमाने के चक्कर में इतना ज्यादा रिस्क लिया, इतना लेवरेज लिया कि जब बाजार थोड़ा गड़बड़ाया तो सब डूब गया। मतलब दिमाग होने के बाद भी वो और का लालच उन्हें ले डूबा। बिल्कुल। तो सबक क्या है? सबसे मुश्किल स्किल है गोल पोस्ट को हिलने से रोकना और ये समझना कि कुछ चीजें हैं, आपकी इज्जत, आपकी आजादी, आपका परिवार, आपकी खुशी, ये कभी भी ज्यादा पैसे के लिए दांव पर लगाने लायक नहीं है। सही कहा, ये एक व्यवहार से जुड़ा फैसला है, गणित से नहीं। और व्यवहार के साथ साथ हमें भाग्य और जोखिम को भी समझना होगा।
हम अक्सर सफलता को सिर्फ मेहनत का फल मान लेते हैं, और असफलता को? उसे नाकामी या बेवकूफ़ी। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? बिल गेट्स का ही उदाहरण लें। हाँ, वो जीनियस थे, मेहनती थे। बेशक थे, लेकिन उन्हें एक और चीज मिली थी, किस्मत। वो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे, जहां शायद दुनिया का पहला स्कूल कंप्यूटर था, वो भी 1968 में। ये कितनी बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, ये तो किस्मत की बात हुई। और उसी कहानी का दूसरा पहलू है, गेट्स के एक दोस्त थे, केंट इवांस। उतने ही होनहार, उतने ही सपने देखने वाले। उनका क्या हुआ? स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ चढ़ते हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ये जोखिम था, दुर्भाग्य। तो गेट्स की सफलता में उनकी मेहनत, उनकी बुद्धि के साथ साथ किस्मत का भी हाथ था। और इवांस की कहानी दिखाती है कि जोखिम कितना अप्रत्याशित हो सकता है। मतलब सफलता और असफलता पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वैंडरबिल्ट या रॉकफेलर जैसे लोगों ने शुरुआत में कानून तोड़े। बाद में जब वो कामयाब हो गए तो लोग कहने लगे कि वो कितने साहसी थे, कितने चतुर थे। और अगर पकड़े जाते तो अपराधी कहलाते। तो बोल्डनेस और लापरवाही के बीच की लाइन बहुत पतली होती है, और नतीजा अक्सर तय करता है कि आप किस तरफ माने जाएंगे। तो हमें दूसरों को जज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, थोड़ी विनम्रता रखनी चाहिए। सफलता कभी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी दिखती है, और असफलता उतनी बुरी नहीं। भाग्य और जोखिम हमेशा अपना रोल निभाते हैं। और ये भाग्य और जोखिम वाली बात टेल्स यानी असाधारण घटनाओं से भी जुड़ती है ना? कि कुछ गिनी चुनी बड़ी घटनाएं ही अक्सर नतीजा तय कर देती हैं। हाँ बिल्कुल, इसे टेल इवेंट्स कहते हैं। ज्यादातर समय चीजें नॉर्मल चलती हैं, लेकिन लंबे समय में कुछ बहुत बड़ी सफलताएं या बहुत बड़ी असफलताएं ही होती हैं जो सारा फर्क पैदा करती हैं। जैसे वेंचर कैपिटल में होता है। हाँ, एकदम सही। एक वीसी 10 कंपनियों में पैसा लगाता है, शायद 8 डूब जाती हैं, एक ठीक ठाक चलती है, लेकिन एक इतनी जबरदस्त सफल होती है कि वो बाकी 9 के नुकसान की भरपाई करके भी खूब मुनाफा दे जाती है। ये तो आर्ट डीलर हेंजबर्ग ग्रून वाली कहानी जैसी है। हाँ, उन्होंने हजारों पेंटिंग्स खरीदी, लेकिन उनकी असली दौलत आई पिकासो, क्ली, माटिस जैसे कुछ ही कलाकारों की बस थोड़ी सी कृतियों से। या फिर डिज्नी, स्नो वाइट के हिट होने से पहले उन्होंने सैकड़ों कार्टून बनाए जो नहीं चले। शेयर बाजार में भी ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल। एक स्टडी है रसल 3000 इंडेक्स की। उसने दिखाया कि 1980 से 2014 के बीच 40% स्टॉक बुरी तरह पिट गए, पैसा डूबा उनमें। लेकिन सिर्फ 7% स्टॉक इतने कमाल के निकले कि उन्होंने ही पूरे इंडेक्स का लगभग सारा रिटर्न दिया। Amazon का फायर फोन बुरी तरह फ्लॉप हुआ था, याद है? हाँ। लेकिन दूसरी तरफ AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज इतनी बड़ी हिट हुई कि उसने सब बराबर कर दिया। तो मतलब ये है कि हम ज्यादातर वक्त गलत हो सकते हैं या औसत रह सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कुछ मौकों पर हम बहुत सही साबित हो जाएं, तो भी हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल। जॉर्ज सोरोस ने कहा था ना, ये मायने नहीं रखता कि आप सही हैं या गलत, मायने ये रखता है कि जब आप सही होते हैं तो कितना कमाते हैं, और जब गलत होते हैं तो कितना गवाते हैं। बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप उन बड़ी जीतों का पूरा फायदा उठाएं और बड़ी हारों से खुद को बचा कर रखें। और बड़ी हारों से बचने के लिए और लंबे समय तक टिके रहने के लिए हमें कंपाउंडिंग की ताकत समझनी होगी। हाँ, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि। आइंस्टाइन ने इसे 8वां अजूबा कहा था, लेकिन इसे समझना, महसूस करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सीधी रेखा में सोचने का आदी है। 8 + 8 + 8 जोड़ना आसान लगता है, लेकिन 8 × 8 × 8 इसका असर सोचना मुश्किल है। कोई आसान उदाहरण? हिमयुग, आइस एज का सोचिए। कैसे शुरू होता है? बस थोड़ी सी बर्फ गर्मियों में पिघलने से रह जाती है, फिर अगली सर्दी में और बर्फ जमती है, वो ज्यादा सूरज की रोशनी वापस भेजती है तो जमीन और ठंडी होती है, और बर्फ जमती है। ये धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बढ़ता जाता है, और आखिर में पूरी धरती बर्फ से ढक जाती है। छोटी शुरुआत, बड़ा नतीजा। वारन बफे की कहानी भी तो यही है। हाँ बिल्कुल। लोग उनकी इन्वेस्टिंग स्किल की बात करते हैं, और वो कमाल के हैं भी, लेकिन उनकी असली ताकत है समय। वो लगभग 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 साल की उम्र से? हाँ, और आज वो 90 के पार हैं। उनकी ज्यादातर दौलत 60 साल के होने के बाद बनी है। सोचिए, अगर वो 60 में रिटायर हो जाते तो उनकी आज की दौलत का शायद 1% भी नहीं होता। 99.9% दौलत 60 के बाद बनी। ये तो कमाल है। यही कंपाउंडिंग है, लंबे समय तक टिके रहना।
जिम साइमंस का नाम सुना है, रेनेसा टेक्नोलॉजीज वाले? हाँ, उनके रिटर्न्स तो बफे से भी ज्यादा हैं शायद। हाँ, सालाना रिटर्न बहुत ज्यादा हैं, शायद 66%, बनाम बफे के 22%। लेकिन उन्होंने शुरुआत देर से की, करीब 50 की उम्र में। अच्छा। तो शानदार रिटर्न के बाद भी उनकी कुल संपत्ति बफे से काफी कम है। कहानी साफ है, सबसे ज्यादा रिटर्न पाना जरूरी नहीं है, जरूरी है ठीक ठाक रिटर्न पाना, जिसे आप लगातार बिना रोके दशकों तक बनाए रख सकें। और दशकों तक बनाए रखने के लिए खेल में बने रहना जरूरी है, सर्वाइवल। बिल्कुल। अमीर बनना एक बात है, अमीर बने रहना दूसरी। और ज्यादा मुश्किल। जेसी लिवरमोर की कहानी, जिन्होंने 1929 के क्रैश में पैसा बनाया था। हाँ, शॉर्ट करके अरबपति बन गए थे, लेकिन बाद में सब गंवा दिया। क्यों? क्योंकि वो टिके नहीं रह सके। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास, बड़े बड़े दाव। तो अमीर बने रहने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी विनम्रता, थोड़ी कंजूसी शायद, और ये एहसास कि किस्मत का भी हाथ था आपकी सफलता में, और वो किस्मत पलट भी सकती है। थोड़ा डर अच्छा है। माइकल मॉरिट्स, सिकोया कैपिटल वाले, कहते हैं कि उनकी सफलता का राज है लंबा टिके रहना, लॉन्जेविटी, और वो आता है फेल होने के डर से। सही बात है। बफे को ही देख लीजिए, उन्होंने हमेशा कर्ज से परहेज किया, मंदी में घबराकर बेचा नहीं, अपनी इज्जत बचाए रखी। वो सरवाइव करते रहे। उनका एक साथी था, रिक गैरन, उसके बारे में क्या? हाँ, रिक गेरिन बफे और मंगर जितना ही स्मार्ट था, लेकिन उसे जल्दी अमीर बनना था। उसने लेवरेज लिया, यानी उधार लेकर इन्वेस्ट किया, और 1973-40 की मंदी आई और वो बर्बाद हो गया। जबकि बफे और मंगर बच गए। हाँ, क्योंकि उन्होंने लेवरेज नहीं लिया था। तो संदेश क्या है? बड़ा रिटर्न पाने से ज्यादा जरूरी है कि आप फाइनेंशियली टूटे नहीं, अनब्रेकेबल बने। और अनब्रेकेबल बनने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, गलती की गुंजाइश। हाँ, बेन ग्रैम का क्लासिक कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है, आप भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं में हमेशा थोड़ी गुंजाइश छोड़कर चलें। मतलब जैसे सेफ्टी नेट। हाँ, एक तरह से। ये सिर्फ कंजर्वेटिव होना नहीं है, ये मानना है कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है, चीजें गलत होंगी, और आपको उन झटकों को झेलने के लिए तैयार रहना है, ताकि आप लंबे समय तक टिके रहें और कंपाउंडिंग का जादू काम कर सके। जैसे ब्लैक जैक खेलने वाला अपना सारा पैसा एक दांव पर नहीं लगाता। बिल्कुल। या जैसे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट में हमेशा इतना कैश रखते थे कि अगर 1 साल तक कोई कमाई ना हो तब भी कंपनी चलती रहे। अच्छा, ये तो समझदारी। हाँ, भविष्य के रिटर्न का अनुमान लगाते वक्त थोड़ा कम मानकर चलना, अपनी बचत थोड़ी ज्यादा रखना, किसी एक चीज पर हद से ज्यादा निर्भर ना होना, ये सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है। ये मानना कि सरप्राइज होंगे और उनके लिए तैयार रहना। ये सब बातें सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगती हैं। बचत करो, धैर्य रखो, मार्जिन रखो। लेकिन हम इंसान क्या हमेशा इतने लॉजिकल होते हैं? यही तो सवाल है। शायद नहीं। और इसीलिए अगला आइडिया है व्यवहारिक, रीजनेबल होना। तार्किक, रैशनल होने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। व्यवहारिक बनाम तार्किक, इसका क्या मतलब है? मतलब अर्थशास्त्री मानते हैं कि हम एकदम कंप्यूटर की तरह सारे फायदे नुकसान तौलकर सबसे बढ़िया फैसला लेते हैं। ये हुआ तार्किक होना। लेकिन असल में हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे डर हैं, हमारे पूर्वाग्रह हैं, हम सामाजिक दबाव में आते हैं। तो पूरी तरह तार्किक होना शायद मुमकिन ही नहीं, और शायद जरूरी भी नहीं। बेहतर है कि हम व्यावहारिक हों। कोई उदाहरण? हैरी मार्कोविट्ज का नाम सुना है, जिन्हें पोर्टफोलियो थ्योरी के लिए नोबेल मिला था? हाँ। उनसे पूछा गया कि वो खुद अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? क्या कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बताया होगा? नहीं, उन्होंने कहा, मैंने अपना पैसा 50% शेयरों में और 50% बॉन्ड्स में लगा रखा है। बस? लेकिन क्यों? क्या ये सबसे बेस्ट था गणित के हिसाब से? नहीं, उन्होंने इसलिए किया ताकि उन्हें भविष्य में पछतावा कम हो। अगर मार्केट ऊपर गया तो शेयर फायदा देंगे, अगर नीचे गया तो बॉन्ड्स संभाल लेंगे। ये उनके मन की शांति के लिए था। ये व्यावहारिक फैसला था, शायद पूरी तरह तार्किक नहीं। अच्छा, मतलब ऐसी स्ट्रैटेजी चुनो जिसके साथ आप टिके रह सको, जो आपको रात को सोने दे। बिल्कुल। एक और स्टडी थी येल यूनिवर्सिटी की। उसने दिखाया कि गणित के हिसाब से 2.1 का लेवरेज लेना फायदेमंद हो सकता है। यानी 2 गुना उधार लेकर इन्वेस्ट करना। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर मार्केट 50% गिर गया तो आपका तो सारा पैसा डूब जाएगा। क्या कोई असल जिंदगी में ये बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। तो जो कागज पर तार्किक लगता है,
वो असल जिंदगी में अव्यावहारिक हो सकता है। तो फिर व्यवहारिक होने का मतलब क्या हुआ फाइनेंस में? इसका मतलब है ऐसी रणनीति अपनाना जो आपके स्वभाव से मेल खाती हो, जिसके साथ आप मुश्किल समय में भी टिके रह सकें। हो सकता है आप अपने होम कंट्री के स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा पैसा लगाएं, होम बायस, या थोड़े से पैसे से खुद स्टॉक चुनें क्योंकि आपको अच्छा लगता है। ये शायद पूरी तरह तार्किक ना हो, पर अगर ये आपको लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने में मदद करता है तो ये व्यावहारिक है। तो मतलब अपने इमोशंस को भी ध्यान में रखना है। हाँ, उनको दबाने की कोशिश करने के बजाय उनके साथ काम करने वाली स्ट्रैटेजी बनाना। ये सब बातें पैसे और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हैं, लेकिन पैसा आखिर हमें देता क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा चीजें खरीदने की ताकत? नहीं, शायद उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज। हमने शुरू में बात की थी ना, समय पर नियंत्रण की। हाँ, कि पैसा हमें अपने टाइम पर कंट्रोल देता है। हाँ, एक स्टडी हुई थी, एंगस कैम्पबेल ने की थी। उन्होंने पाया कि खुशी का सबसे पक्का इंडिकेटर ये नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है या आपका घर कितना बड़ा है। तो क्या है? ये एहसास कि आपका अपनी जिंदगी पर कितना कंट्रोल है। और पैसा आपको यही कंट्रोल खरीदने में मदद करता है, अपने समय पर कंट्रोल। मतलब कैसे? मतलब ये कि अगर आप बीमार हैं तो बिना सैलरी कटने की चिंता किए छुट्टी ले सकें, या अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं तो आप अच्छी नौकरी मिलने तक इंतजार कर सकें, या सुबह भीड़ में धक्के खाने के बजाय थोड़ी देर से ऑफिस जा सकें, या जब चाहें तब रिटायर हो सकें। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये आजादी। यही पैसे का असली रिटर्न है, आजादी, फ्लेक्सिबिलिटी। लेखक डेरेक सिवर्स की कहानी याद है? कौन सी? उन्होंने अपनी कंपनी करोड़ों में बेची, लेकिन वो कहते हैं कि असली आजादी उन्हें तब मिली थी जब उन्होंने नौकरी छोड़ने के लिए सिर्फ $12,000 बचाए थे ताकि वो म्यूजिशियन बन सके। वो $12,000 उनके लिए ज्यादा कीमती थे क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने समय का मालिक बना दिया था। तो फिर लोग इतनी महंगी कारें, बड़े घर, फैंसी घड़ियां क्यों खरीदते हैं अगर असली खुशी कंट्रोल में है तो? हाँ, यहीं पर वो अगला आइडिया आता है, धन वो है जो आप देखते नहीं हैं। धन वो है जो हम देखते नहीं हैं। ये कैसे? सोचिए, जब आप सड़क पर एक बहुत महंगी शानदार कार देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? यही कि वाह, चलाने वाला कितना अमीर होगा। हाँ, आप कार देखते हैं, उसकी कीमत देखते हैं, आप ड्राइवर की तारीफ नहीं करते। आप उस कार को अपनी इच्छाओं का पैमाना बना लेते हैं। काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। हाँ, बात तो सही है। हम बाहरी चीजों से अमीरी का अंदाजा लगाते हैं, कार, घर, कपड़े, इंस्टाग्राम की तस्वीरें। क्यों? क्योंकि हम किसी का बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं देख सकते। तो अमीर होना और धनी होने में फर्क है। बिल्कुल। अमीर होना अक्सर दिखाई देता है, ज्यादा इनकम, खर्चे, लेकिन धनी होना छिपा होता है। ये वो इनकम है जो खर्च नहीं की गई, जो बचाई गई है, इन्वेस्ट की गई है। धन वो कार है जो आपने नहीं खरीदी, वो हीरे हैं जो आपने नहीं पहने। धन वो है जो दिखता नहीं। धन भविष्य के लिए विकल्प है, आजादी है, कंट्रोल है। लोग असल में यही चाहते हैं, लेकिन अक्सर वो इसे पाने के लिए पैसा उड़ाने लगते हैं, ये सोचकर कि खर्चा करना ही अमीर होना है। ये तो सोचने वाली बात है। यानी असली दौलत छिपी हुई है, बचत में है। हाँ, और बचत करना क्यों जरूरी है? सिर्फ किसी खास चीज के लिए नहीं, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना। तो फिर? बस यूं ही बचत करना, बिना किसी लक्ष्य के, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। आपको नहीं पता कब कौन सा मौका आ जाए या कौन सी मुसीबत। बचत आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वो कुशन देती है। जैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, काफी हद तक। बचत आपको विकल्प देती है, आपको अपने समय पर कंट्रोल देती है। ये एक ऐसा रिटर्न है जिसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर ये शायद सबसे कीमती है। तो हमने आज काफी कुछ कवर किया। व्यवहार, भाग्य, रिस्क, इनफ का आइडिया, कंपाउंडिंग, सर्वाइवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, धन का असली मतलब। हाँ, पैसों को लेकर हमारी सोच और व्यवहार के कई पहलू। ये सब जानना समझना एक बात है, लेकिन इसे अपनी असल जिंदगी में उतारना, उस पर अमल करना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। और शायद यही पैसों के मनोविज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती है। कि हम जानते तो हैं कि क्या सही है, बचत करनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। हाँ, पर जब बाजार गिरता है या पड़ोसी नई कार ले आता है, तो क्या हम अपनी भावनाओं पर काबू रख पाते हैं? क्या हम सामाजिक दबाव से बच पाते हैं? ये ज्ञान और एक्शन के बीच का गैप, ये शायद हमेशा रहेगा। शायद रहेगा, लेकिन कम से कम इन बातों को समझना, इन पर विचार करना, यही शायद पहला कदम है बेहतर फैसले लेने की तरफ।
और शायद यही इस किताब का मकसद भी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पैसों के मनोविज्ञान पर। उम्मीद है इससे कुछ सोचने को मिला होगा। हाँ, और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।